हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के लिए डीएससी 3 और डीएससी 4 इससे एक महत्वपूर्ण विषय 1949 ईस्वी तक चीन में कम्युनिस्टों की भूमिका इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति पर चीन में गृह युद्ध 1946 से 49 तक हुआ। इसमें महासेनापति च्यांग काई शेक की कुओमितांग दल की पराजय होकर कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना न केवल एशिया के आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बल्कि संसार के इतिहास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। गृह युद्ध में विजयी होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवादी आदर्शों के अनुसार देश में शासन को स्थापित किया। इसके लिए जनता के प्रतिनिधि की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसे चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा कहा जाता है। इस महासभा में 662 सदस्य थे। यह अधिवेशन 21 सितंबर 1949 को हुआ और 10 दिनों तक चलता रहा। इसमें चीन के नए संविधान तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदर्शों का भी निर्धारण किया गया। चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने देश की केंद्रीय सरकार का प्रधान माओ त्से तुंग को निर्वाचित किया। कुओमितांग दल को परास्त करने में प्रमुख हाथ था। माओ त्से तुंग जो थे, इन्होंने च्यांग काई शेक को परास्त किया था और इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कम्युनिस्ट चीन में इनका वही स्थान है जो कम्युनिस्ट रूस में लेनिन और स्टालिन का था। इस महासभा ने केंद्रीय सरकार के लिए 6 उप प्रधानों का भी निर्वाचन किया, जिनके नाम सन्यात सेन, च्यांग काई शेक, जनरल चू ते, श्री काओकांग, लिू शाओ ची और जनरल ली चिंग शेंग थे। 30 सितंबर 1949 को चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने अपना कार्य समाप्त किया और 1 अक्टूबर 1949 को चीन में समाजवादी रिपब्लिकन की बकायदा स्थापना कर दी गई। चीन में कम्युनिस्ट दल की दृष्टि में 1 अक्टूबर 1949 का दिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कम्युनिस्ट चीन में यह माना जाता है कि इस दिन चीन के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था के अनुसार लोकतंत्र रिपब्लिक की घोषणा हुई थी। इस समय से 2 वर्षों में चीन ने जो असाधारण उन्नति की जो आश्चर्यजनक है। पहला, विशाल चीन में राजनीतिक एकता स्थापित करने में कम्युनिस्ट को असाधारण सफलता मिली। कम्युनिस्ट सरकार को असाधारण सफलता मिली है। 1912 के बाद चीन में कई शक्तियां और व्यवस्थित केंद्रीय सरकार नहीं रह गई थी और तिब्बत की स्थिति क्रियात्मक दृष्टि से एक स्वतंत्र राज्य के समान हो गई थी। पर अब तिब्बत फिर चीन का अंग बन गया और विशाल चीन में राजनीतिक एकता कायम हो गई। कम्युनिस्ट सरकार इस प्रयास में है कि फॉर्मोसा को भी कुओमितांग सरकार की अधीनता से मुक्त कर उसे भी अपने अधीन कर ले और इस प्रकार संपूर्ण चीन को एक शासन में ले आए। इसमें संदेह नहीं कि चीन को एक शासन में ले आने और
उसके विभिन्न प्रदेशों में व्यवस्थित शासन स्थापित करने में कम्युनिस्ट लोगों को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा है, कम्युनिस्ट सरकार ने अल्पसंख्यक जातियों के संबंध में यह नीति निर्धारित की कि उन्हें अपनी जातीय भाषा, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि को विकसित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और चीन में लोकतंत्र गणराज्य में उनकी स्थिति बहुसंख्यक चीनी लोगों के समान और समकक्ष मानी जाएगी। इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के लोगों को पृथक और स्वतंत्र राज्यों के रूप में संगठित करने का प्रयास किया, जो विशाल चीनी लोकतंत्र गणराज्यों के अंतर्गत रहते हुए भी अपनी पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। तीसरा, माओ त्से तुंग की सरकार ने चीन में समाजवादी व्यवस्था के अनुसार आर्थिक नीति का अनुसरण किया, इसलिए उसने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए वे निम्न हैं। पहला, जापानी लोगों के स्वामित्व में जो कारखाने, खाने, रेलवे, जहाज, बैंक और अन्य व्यवसाय थे, उन सब को राज्य ने अपने स्वामित्व में ले लिया। दूसरा, इसी प्रकार कुओमितांग दल के पूंजीपतियों और संपन्न लोगों के हाथ में विद्यमान कल कारखाने एवं अन्य व्यवसायों को उनसे छीनकर राज्य के स्वामित्व में ले लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में कुल व्यवसायों का 50% के लगभग भाग राज्य के स्वामित्व में आ गया। तीसरा, कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि व्यवसायों और व्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथ में सर्वथा न रहने दिया जाए। चीन में जो व्यवसाय पति और व्यापारी कुओमितांग दल के साथ संबंध नहीं रखते थे, उन्हें यह अवसर दिया गया कि वे पहले के समान अपने व्यापार और व्यवसायों का संचालन करते रहे। चौथा हमारा पॉइंट है, भूमि संबंधी कानून में सुधार करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष रूप से कार्य किया। चीन में जमीन संपन्न जमींदारों की वैयक्तिक संपत्ति थी। ये जमींदार भोग विलास में जीवन व्यतीत करते थे और कृषि की उन्नति पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। किसानों की स्थिति अत्यंत खराब थी। कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की कि जमीन पर से जमींदारों के स्व अधिकार जो थे को नष्ट कर दिया जाए और जमींदारों को अपनी भूमि के बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा ना दिया जाए। वे केवल इतनी जमीन अपने पास रख सकें जिस पर स्वयं खेती कर सके, जो उनके गुजारे के लिए पर्याप्त हो। पांचवा पॉइंट देखते हैं, चीन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या थी कि वहां नदियों में बहुत बाढ़ें आती थी और इन बाढ़ों के कारण जहां लाखों एकड़ जमीन से खेती नष्ट हो जाती थी, लाखों व्यक्ति बेघर हो जाते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर बांध बांधकर एवं अनेक अन्य उपायों से बाढ़ों को रोकने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप चीन की नदियों में बाढ़ों की आशंका बहुत कम हो गई। फसलों का नष्ट होना रुक गया और चीन में अनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई। छठा पॉइंट है हमारा, कृषि और व्यवसाय की उन्नति के कारण चीन के विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 19वीं सदी के मध्य तक यानी 1949 में चीन में विदेशों में जो माल विक्रय के लिए भेजता था, उससे कहीं अधिक विदेशों से क्रय करता था।
उसके आयात माल की मात्रा निर्यात माल की मात्रा से अधिक होती थी। इसका परिणाम हुआ कि चीन निरंतर अधिक गरीब होता जा रहा था। पर 1939 के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने इस स्थिति में परिवर्तन लाया। चीन के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा अधिक हो गई। चीन का विदेशी व्यापार मुख्यतया रूस और अन्य समाजवादी देशों के साथ था। 7वां पॉइंट, शिक्षा के विस्तार पर भी कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष ध्यान दिया। 1949 तक चीन में शिक्षा का बहुत कम प्रचार था। शिक्षित एवं साक्षर लोगों की संख्या वहां 14% से अधिक नहीं थी। कम्युनिस्ट शासन के प्रयास से वहां शिक्षा में उन्नति शुरू की। वहां प्रारंभिक शिक्षणालयों, माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय खुलवाए तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई। कम्युनिस्ट सरकार ने चीन को निरक्षरता के विनाश और शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार से हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन का संसार के राज्यों में प्रथम स्थान है। इस विशाल जनता की सामूहिक शक्ति के कारण चीन में जो आर्थिक उन्नति हुई, उससे यह देश भौतिक साधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ। कोरिया के युद्ध में उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार की सहायता करने में जो असाधारण सैन्य शक्ति चीन ने प्रदर्शित की, उसके कारण किसी भी राज्य के लिए चीन की उपेक्षा कर सकना संभव नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा ये विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।